हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ जो 1960 के दशक में कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को प्रथम तीन आम चुनावों में यानी 1952, 1957 और 1962 इन तीनों ही आम चुनावों में भारी बहुमत मिला। कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उसका 10वां हिस्सा भी कोई गैर कांग्रेसी पार्टी नहीं ले पाई। इसके कई कारण थे, जैसे कि उसका राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, उसका सुसंगठित होना, सबसे पुराना राजनीतिक दल था वो, स्वतंत्रता संग्राम की विरासत उसे हासिल थी, और सबसे बड़ी बात उसमें सबको साथ लेकर चलने की प्रकृति थी। सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन की तरह था वो। उसमें सभी वर्गों को, गर्मपंथियों को, नरमपंथियों को, दक्षिणपंथियों को, वामपंथियों को, मध्य मार्गियों को, सबको समाहित करके आगे चलने की प्रकृति थी। कांग्रेस में सभी विचारधाराओं का संगम देखने को मिलता था। लेकिन एक और कारण था कांग्रेस का प्रभुत्व का, और वो था कांग्रेस को प्राप्त करिश्माई नेतृत्व, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, और उसके बाद कांग्रेस के सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी हो गई आकर, और इनमें सबसे पहली चुनौती थी राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। 1964 के मई में नेहरू की मृत्यु हो गई, और वो पिछले 1 साल से भी ज़्यादा बीमार थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बड़े अंदेशे लगाए जाने लगे कि क्या नेहरू के बाद कोई प्रधानमंत्री यदि बने तो वो देश के लोकतंत्र को कायम रख पाएगा। जो देश के सामने अनसुलझे सवाल हैं, क्या वो उनको सुलझा पाएगा। ये भी अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आए, जैसा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुआ था। 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन आदि कई सवाल भारत के सामने थे। लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकार के इस सवाल को बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से सुलझा लिया गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के सभी नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरा किया, और लाल बहादुर शास्त्री को देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुन लिए गए। उनके नाम पर कोई असहमति नहीं थी। शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं था। शास्त्री अपनी सादगी, अपने सिद्धांत, अपनी निष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन शास्त्री जी का प्रधानमंत्रित्व काल 1964 से 1966 तक ही रहा, बहुत कम समय तक रहा। लेकिन इस कम समय में ही उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और उनमें से पहली चुनौती थी चीन युद्ध के कारण जो आर्थिक कठिनाइयाँ भारत में थीं। मानसून भी विफल हो गया था, सूखे की स्थिति आ गई थी, खाद्यान्न का गंभीर संकट था भारत के सामने, और 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा। ऐसे में शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, ताकि वो देश के सैनिकों और देश के किसानों दोनों को प्रोत्साहित कर पाएं। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री जी बड़े कम दिन रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया, जबकि वो 1965 के पाकिस्तान के युद्ध के बाद पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में गए थे। उज़्बेकिस्तान तब सोवियत संघ का हिस्सा था। शास्त्री जी, ये उनकी फ़ोटो 1951 से 1956 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर रहे, और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री रहे थे। तो इस तरह 2 साल के भीतर ही कांग्रेस के सामने राजनीतिक उत्तराधिकार की दूसरी चुनौती आई, यानी अब शास्त्री के बाद कौन।
तो अब कांग्रेस के सामने दो मजबूत दावेदार खड़े थे, एक मोरारजी देसाई और दूसरे इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई जो बम्बई प्रांत, जो कि आज महाराष्ट्र और गुजरात है, उसके मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो मंत्री पद पर भी रह चुके थे। और वहीं दूसरी ओर थी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्रालय का प्रभार भी उन्होंने संभाला हुआ था। तो इस बार कांग्रेस के जो वरिष्ठ सदस्य थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया और इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं हो सकी। इसलिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया और कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत इंदिरा गांधी को दिया। नेतृत्व के लिए इतनी गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण इतनी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया था। 1967 में चौथे आम चुनाव हुए और इन चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व को एक बड़ी चुनौती मिली। चौथे आम चुनावों के आने तक देश में कई बदलाव हो चुके थे, जैसे कि 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान हो जाना। इसके अलावा मानसून की असफलता से देश में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया। व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में कमी आई, गंभीर खाद्य संकट पैदा हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही साथ सैन्य खर्चे भी बढ़ गए, क्योंकि अब हमें अपनी सेना को भी मजबूत करना था। इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा विकट हो गई। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में से एक था रुपए का अवमूल्यन करना, जिसकी वजह से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत पहले से ज़्यादा कम हो गई। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, बेरोजगारी भी बढ़ी, देश में अक्सर बंद और हड़तालें रहने लगी। सरकार ने इसे कानून व्यवस्था की समस्या माना और जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति नहीं। इससे लोगों में और ज़्यादा नाराज़गी बढ़ी, जन विरोध ने ज़्यादा उग्र रूप ले लिया। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया और ऐसे में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। विपक्षी दलों को लगा कि ये एक अच्छा अवसर है, जबकि देश में कांग्रेस के प्रति रोष है, तो अब अच्छा अवसर है कि कांग्रेस को सत्ता से हटाया जा सके। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव भी डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उनके वोट बढ़ जाने के कारण कांग्रेस सत्तासीन है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से अलग थे, वे सब भी एकजुट हो गए और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया, ताकि वो उनके द्वारा जीती गई सीटें एक हो जाएं। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का अवसर हाथ लग गया है। और इसी स्थिति में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र को यदि बचाना है, देश में अलोकतांत्रिक शासन है, गरीब लोगों के हित के खिलाफ है और गैर कांग्रेसी दलों को सत्ता में लाकर ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सकता है। ये राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता, विचारक रहे, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे। 1963 से 1967 तक लोकसभा के सांसद, मैनकाइंड और जन के संस्थापक संपादक रहे। फिर 1967 के चुनावों का रिजल्ट आया। व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चुनाव हुए। पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कांग्रेस कर रही थी।
चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इन परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा भी दी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में तो बहुमत मिल गया, लेकिन उसका वोट प्रतिशत बहुत कम हो गया था। सीटों की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी ना तो इतने कम वोट मिले थे और ना ही इतनी कम सीटें। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु से के कामराज, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष, बिहार से के.बी. सहाय, ये सभी राजनीतिक दिग्गज चुनाव हार गए। राजनीतिक बदलाव की नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज़्यादा स्पष्ट थी। कांग्रेस 7 राज्यों में बहुमत नहीं हासिल कर पाई। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वो देश के किसी एक भाग में नहीं थे, अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, इन सब में अपनी सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है, उसमें तो एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को पूर्ण बहुमत मिला और वो अपनी सत्ता बनाने में कामयाब रही। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को इतना जन समर्थन उसके हिंदी विरोधी आंदोलन के कारण मिला। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे। डीएमके ने उनके इस विरोध, डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, डीएमके ने उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया। चुनावी इतिहास में ये पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। हालांकि इससे पहले 1957 में केरल में एक कम्युनिस्ट सरकार बनी थी श्री नंबूदरीपाद की, लेकिन कांग्रेस के द्वारा उस सरकार को हटा दिया गया था। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए अगर ट्रेन पर बैठो तो ये ट्रेन आपको पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजारेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए ये एक विचित्र अनुभव था कि अब कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया था। ये 1967 के चुनाव परिणाम थे। ये देखिए जम्मू कश्मीर में, और नीचे ये जो पूरा येलो पार्ट है, ये वो प्रदेश हैं जो कि जिनमें कि कांग्रेस को 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला। और जो भी ये रेड पार्ट है, यानी कि राजस्थान, पंजाब, प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सभी वो राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस को विधानसभा में बहुमत नहीं मिला। राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन कुछ अन्यों की सहायता से वो वहाँ पे सरकार बना सकी। 1967 के चुनावों में एक नई प्रकृति जो देखने को मिली वो थी गठबंधन। ये एक नई चुनावी परिघटना देखने को मिली। चूँकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया। इसी कारण से इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जैसे कि बिहार में संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थीं। उनके साथ इस सरकार में वामपंथी, सीपीआई, दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल था। आप जानते हो वामपंथी और दक्षिणपंथियों के बीच में कितना बड़ा अंतर होता है। लेकिन और इसी तरीके से पंजाब में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार। उसमें भी 2 प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल एक हो गए। तो इन गैर कांग्रेसी पार्टियों के गठबंधन के कारण ही कांग्रेस को ये पार्टियां कई राज्यों में सरकार बनाने से रोक पाई। इसके अलावा दल बदल की घटनाएं भी यहाँ देखने को मिली। 1967 के चुनावों की एक खास प्रकृति थी दल बदल। इसने राज्यों में सरकार के बनने बिगड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। दल बदल क्या होता है? जब कोई जनप्रतिनिधि
किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर वो उस दल को छोड़कर, उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल कहते हैं। 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई थी। और इसी समय पर आया राम गया राम का जुमला भी मशहूर हुआ। आया राम गया राम, ये घटना आखिर क्या है? 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल। उन्होंने एक पखवाड़े यानी 15 दिन के भीतर ही 3 बार अपनी पार्टी चेंज की। पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में दोबारा लौट गए, फिर कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के भीतर वो फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। कहा जाता है कि जब गया लाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ के प्रेस के सामने घोषणा की, गया राम था अब आया राम है। तो गया लाल की इस हड़बड़ी को ही आया राम गया राम के जुमले में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया और इनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून भी बने। ये अमूल के द्वारा बनाया गया ये कार्टून है जो आपको दिख रहा है। ये के कामराज, जिनका नाम आया था, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने नेहरू के बाद शास्त्री जी और शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे ये। के कामराज स्वतंत्रता सेनानी रहे और कांग्रेस के नेता भी रहे। मद्रास यानी कि जिसे हम आज तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, उसके मुख्यमंत्री भी रहे। मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए उन्हें याद किया जाता है। 1963 में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सके। यही प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे।